नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। राजनीति का ऊंट जो है वो तेजी से करवट बदल रहा है और जो चुनावी तैयारियां हैं वो भी जोरों पर हैं। पूरी जोर आजमाइश हो रही है। 2024 के चुनाव के लिए पेशबंदी की जा रही है, नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं, मुद्दों की भरमार है, तश्तरी सजी हुई है। बेरोजगारी हो, महंगाई हो, किसानी हो, साथ ही साथ बात हो रही है विश्वास की भी और अविश्वास की भी। 3 दिन अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा भी हुई, वो तो गिरा, लेकिन जनता का विश्वास कौन जीत पाएगा, ये भरोसा लाख टके का सवाल है। साथ ही साथ बात इकबाल की भी है, सरकार के इकबाल की। 100 दिन से ज्यादा हो गए मणिपुर को जलते हुए, नूह में हिंसा हुई, हिंदू मुसलमान भी हो रहा है। प्रधानमंत्री कहते हैं राम मंदिर 370 का जिक्र ना करो, काम की बात करो, काम पर इनाम मिलेगा। लेकिन कई धाराएं साथ साथ चल रही हैं। तो आज की मौजूदा राजनीति पर बात करने के लिए मेरे साथ राजनीति की ही एक अजीम शख्सियत है। यू माइट लाइक हिम, यू माइट हेट हिम, बट यू कांट इग्नोर हिम। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी मेरे साथ हैं। और ओवैसी साहब, 80 के दशक में एक पिक्चर आई थी, एक मूवी आई थी, एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, देखिए आपने? नहीं सर, मैं तो उस जमाने में उतना नहीं देख पाया। उसमें जो मेन प्रोटैगनिस्ट थे, मुख्य किरदार, उनको गुस्सा बहुत आता था। मेरा सवाल आपसे यह है, असदुद्दीन ओवैसी को इतना गुस्सा क्यों आता है? नहीं सर, गुस्सा क्यों आएगा? गुस्सा नहीं आता। तकलीफ होती है, रंज होता है कि आप 1980 से लेकर 2023 हम आ गए, मगर जहाँ तक मुसलमानों के हालात हैं वो बदले नहीं हैं। चाहे आप किसी भी सच्चर कमेटी देख लीजिए, रंगनाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट देख लीजिए, कुंडू कमेटी रिपोर्ट देख लीजिए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे देख लीजिए, NSSO का डेटा देख लीजिए, और पॉलिटिकली मुसलमानों का एक्सप्लॉयटेशन वही चल रहा है, कभी नहीं बदला है। तीसरा, हर चुनाव जब आता है तो सिर्फ मुसलमानों के गले में ये सेकुलरिज्म का सांप, पॉलिटिकल सेकुलरिज्म का सांप डाल दिया जाता है, और फिर उसके बाद चुनाव के बाद कोई पूछता नहीं है। तो यही हालात रहे हैं। और 1980 की जब आप बात कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कि शायद आपको मालूम है या नहीं मालूम, आप जानकार हैं, आपको मालूम भी हो सकता है कि 1980 में मुरादाबाद में ईद के दिन मुरादाबाद की ईदगाह में 350 से 400 मुसलमानों को पुलिस फायरिंग में मार दिया गया था। अब आप बताइए कि आज जो लोग सेकुलरिज्म की बात करते हैं वो उसका जिक्र नहीं करते, और कल होम मिनिस्टर जो है बताया कि इतने इतने फसाद हुए, 2002 गुजरात का जिक्र नहीं करते। तो ये जो एक सेटिंग है बीजेपी और कांग्रेस में, वो सेटिंग ये है कि भैया मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, इनको हम डराकर या फिर धोखा देकर इस्तेमाल करेंगे, मगर इनका जो जायज़ मुकाम इनको मिलना संविधान के तहत, वो उनको नहीं देंगे। तो इसीलिए रंज होता है, तकलीफ होती है कि ये जो सिलसिला चल रहा है वो ख़त्म नहीं हो रहा है। तो अब नहीं मालूम मुस्तक़बिल में क्या होने वाला है, मगर मुझे तो यही लगता है कि जब तक मुस्लिम दलित अपनी एक पॉलिटिकल लीडरशिप को नहीं बनाएंगे, ये सेटिंग का गेम चलता रहेगा उनसे। तो ये राजनीति की जो बिसात है, शतरंज जो है, उसमें मुसलमानों को प्यादे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। कांग्रेस भी कर रही थी, अब बीजेपी भी कर रही है। आप ये आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आप पर भी तो ये आरोप लगेगा कि आप भी इस्तेमाल ही कर रहे हैं मुसलमानों का, अपना वर्चस्व, अपना दबदबा कायम करने के लिए। तो अगर इस्तेमाल हम कर रहे हैं तो फिर उसका इस्तेमाल कैसा हमने किया वो आपको तेलंगाना में देखना पड़ेगा। आज आप देखिए तेलंगाना में, भारत में जितने भी प्रदेश हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूं कि सबसे ज़्यादा माइनॉरिटी वेलफेयर का बजट वहां पर है। ठीक है, उसमें कमी होती है मगर रिलीज़ होता है।
9 साल से वहाँ पर कोई कम्युनल राइट नहीं हुआ है। वहाँ पर आप जानकर खुश होंगे कि 75,000 मुस्लिम बच्चे और बच्चियाँ गवर्नमेंट के रेजिडेंशियल स्कूल में 6 क्लास से 12वीं क्लास तक फ्री में पढ़ते हैं, और इन स्कूलों में बाकायदा एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, कंपटीशन होता है। तो ऐसे कई मिसालें हैं। तो ये हमारी अगर हम बोलें कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमने ये काम किया। अब आपको मिसाल दे रहा हूं मध्य प्रदेश की। वहां पर जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, साबिका चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि हाँ हिंदू राष्ट्र होगा, हिंदू राष्ट्र बन चुका है भारत। तो फिर कांग्रेस का क्या कमिटमेंट है? इसीलिए मैंने पार्लियामेंट में कहा कि एक तरफ चौकीदार है, दूसरी तरफ दुकानदार है, और ये दोनों की सेटिंग होती है। तो आज देश को ये सोचना पड़ेगा कि भाई जब चौकीदार और दुकानदार इन बर्निंग मुद्दों पर, जिसका ताल्लुक भारत की जमहूरियत से, लोकतंत्र से है, और भारत का जो संविधान का प्रियम्बल है उससे ताल्लुक है, जब उस पर वो लोग गूंगे बन जाते हैं तो फिर उनका क्या कमिटमेंट है? आपने दुकानदार शब्द इस्तेमाल किया। इतिहासकार, पुराने इतिहासकार के.एम. अशरफ की है वो मशहूर बयान है, मज़हब की सियासी दुकानदारी। मज़हब की सियासी दुकानदारी तो दशकों से चली, असदुद्दीन ओवैसी देश में, लेकिन अब आलम ये आ जाए कि रेल में कोई दाढ़ी वाला अगर सफ़र कर रहा है तो चेतन सिंह नाम का शख्स गोली चला देता है, हत्या कर देता है। या नू जहाँ पर 75 साल तक आराम से मेवात के मुसलमान रह रहे थे, कोई दंगा फसाद नहीं, और दंगे का सिलसिला शुरू होने लगता है 3-4 साल पहले से। अब हरियाणा दंगों के मामले में 4थे नंबर का राज्य हो जाता है। तो ये बदलाव ये कैसे आया और क्यों आया? क्या हमें इस जड़ में जाने की जरूरत नहीं है? आपका आकलन क्या है? नहीं, मेरी राय यह है कि सिर्फ 2014 से ही इस तरह की कम्युनलिज्म या फिरका परस्ती नहीं शुरू हुई, पहले भी थी, पर 2014 के बाद इसको, बीजेपी की सरकार आने के बाद इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया, और उस माहौल को ऐसा बनाया गया कि उसमें वो और ज्यादा पनपे। आपने ट्रेन के उस वर्दीपोश आतंकवादी का जिक्र किया जिसने अपने सीनियर का कत्ल करने के बाद हर कंपार्टमेंट में जाकर नाम पूछकर, चेहरे पर दाढ़ी या कपड़ा देखकर उनको ले जाकर उनको गोली मार दी। और उसने बाज़ाब्ता ये अपने बयान में कहा कि इस देश में रहना है तो मोदी, योगी और ठाकरे का साथ देना पड़ेगा। सर, उस रेलवे के वीडियो को आप दोबारा देखिए। उसमें एक जो तकलीफदेह बात थी कि जितने पैसेंजर थे वो आराम से बैठे हुए थे, वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। क्यों वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे? उनको मालूम था कि वो उनको नहीं मारेगा। वो जो मुसलमान उसको दिखेगा, अगर चेहरे पे दाढ़ी है तो उसको गोली मार देगा। और उसका मिड डे अखबार में रिपोर्ट किया गया कि जब अस्पताल को ले जाकर उस आतंकवादी का एग्जामिन करने के लिए डॉक्टर्स आए तो उसने कहा कि दाढ़ी वाला है, मैं इससे एग्जामिनेशन नहीं कराऊंगा। तो उसको बोलना पड़ा कि भैया ये मुसलमान नहीं है, ये अगर एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलाइजेशन हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? यही तो हम कह रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में अमित शाह साहब को हर समुदाय के रेडिकलाइजेशन का विंग नहीं बनाते। अब नू की आप मिसाल ले रहे हैं। सर, नू की मिसाल ये देख लीजिए कि सच्चर कमेटी हो, कुंडू कमेटी हो, या फिर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हो, उसमें सबसे पहला जिला जो सबसे पूरे देश में बैकवर्ड है वो नू है। और तकलीफ की बात यह है कि भारत की राजधानी से हार्डली 30-40 किलोमीटर दूर है, क्योंकि वो मुस्लिम बाहुल इलाका है। हर डेवलपमेंट पैरामीटर्स पर उसको आपने पीछे रख दिया। अब वहां पर ये जो कम्युनल राइट हुआ, उसमें हरियाणा में तो बीजेपी की सरकार ने बाज़ाब्ता गौरक्षकों को अपने प्रदेश के कानून से बनाया और उनको लाइसेंस वेपन दिए, और ये लोग वीडियो बनाते थे, लोगों को, मेवात के म्यो लोगों को पीटते थे, मारते थे। और फिर जब ये जुलूस निकल रहा था, उससे पहले इनके बड़े बड़े लोगों ने वीडियो जारी किया कि हम आ रहे हैं, बकवास से बातें की। हिंसा हुई, मैं उसकी मजम्मत करता हूं, उसका जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूं, मगर बीजेपी की सरकार क्या कर रही थी? और किसी एक टीवी चैनल पर इंटेलिजेंस ऑफिसर का वीडियो आया, वो कह रहा है कि हमने रिपोर्ट लिख कर दी।
अब तरफे तमाशा यह है कि आपने बीजेपी की सरकार ने 750 स्ट्रक्चर जिसमें घर हैं, झोपड़ी है, मेडिकल शॉप्स हैं, बिल्डिंग है, उन सबको तोड़ दिया बगैर ड्यू प्रोसेस को फॉलो करे। उसमें बहुत से लीगल थे, परमिशन था, मगर मुसलमान के हैं तो आपने तय कर लिया कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस खट्टर साहब बन गए। उन्होंने फतवा जारी कर दिया कि भाई ले जाओ बुलडोजर और तोड़ दो। ये आपका ताली अच्छा जो असदुद्दीन ओवैसी, ताली एक हाथ से तो नहीं बजती। वहां कांग्रेस के विधायक मामन खान कहते हैं कि ये फलाना मोनू मानेसर आएगा, प्याज की तरह फोड़ देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। और अगर कोई शोभा यात्रा निकल रही है किसी इलाके से जहां अगर मुस्लिम बहुल इलाका आता है, वहां पत्थरबाजी क्यों शुरू होती है? ताली एक हाथ से बजती है क्या? बिल्कुल नहीं। मैं तो कह रहा हूं ना आपको कि यह सरकार की नाकामी है। ये जो वीडियोस 2 दिन पहले जारी कर दिए गए थे, आपको फौरन उस पर एक्शन लेना था, आपका इंटेलिजेंस ऑफिसर कह रहा है। फिर जुनैद नसीर को जो राजस्थान से किडनैप कर लाकर जिंदा हरियाणा में जला दिया गया, वो भी तो उसको आपको नजर रखना था सामने। मैं कोई वायलेंस का कंडोन नहीं कर रहा हूं, कंडेम कर रहा हूं, चाहे कोई भी हो, मगर सरकार की जिम्मेदारी तो वायलेंस रोकना था। और जब वायलेंस में नाकामी साबित हुई तो उन्होंने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए 750 बिल्डिंग को तोड़ दिया। आपने विदाउट ड्यू प्रोसेस फॉलो करे। गुरुग्राम में मल्टीनेशनल कंपनीज है, क्या आपने उनको पैगाम दिया पूरे विश्व में कि लोगों ने कहे, कंपनी से कहे घर से काम करो? वो एक बिहार का एक 19 साल का इमाम जिसने एक वीडियो जारी किया था चंद दिन पहले कि हिंदू मुसलमान को मिलकर रहना है, आपने उसको मॉब लिंचिंग करके मार दिया। बताइए कि अरे भाई आप बुलडोजर कैसे इस्तेमाल करते हैं? नहीं, और फिर सिक्के का एक पहलू, ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, मैं आपकी बात से पूरी तरह से इत्तेफाकी रखता हूं, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। बहुत सारे ये तथाकथित मौलाना और उलमा और धर्मगुरु जो मुस्लिम तरफ से भड़काऊ भाषण देते हैं, भड़काऊ बयान देते हैं, उनके लिए उनकी भी तो मजम्मत की जानी चाहिए ना, उनकी भी उतने ही तीखे शब्दों में आलोचना होनी चाहिए कि नहीं? नहीं, अगर इन्होंने इस तरह का भड़काऊ भाषण दिया, प्रोवोकेशन किया, तो यकीनन एक्शन लीजिए, कौन रोक रहा है आपको? मगर जो आरोपी है जुनैद नसीर का, वो तो हरियाणा सरकार के लिए, खट्टर साहब के लिए मोना डार्लिंग बना हुआ है। वो आप उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेते। और फिर सरकार की तरफ से ऑफिशियल बयान भी आता है कि नहीं वो उस दिन वहां पर नहीं था। अरे भाई, राजस्थान के एक मर्डर में वांटेड है, आप ये कह सकते हैं कि उस मुकाम पर नहीं था, मगर अगर कहां है तो फिर दीजिए ना राजस्थान की पुलिस को बुलाकर उसका अरेस्ट करके। माहौल अगर खराब हो रहा है तो सरकार खामोश क्यों बैठी हुई है? पर सरकार जब बराबरी की बात करती है और कहती है अपीजमेंट ऑफ नन, कि सबको हम बराबर रखेंगे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये हमारा नारा है। जब हम घर बनवा रहे हैं, शौचालय बनवा रहे हैं, वो हिंदू के भी बन रहे हैं और मुसलमान के भी बन रहे हैं, तो उस बात पर भरोसा क्यों नहीं होता है असदुद्दीन ओवैसी को? इसलिए नहीं होता है कि मैंने आरटीआई एप्लीकेशन डाला है और उसका जवाब आप सुनकर ताज्जुब करेंगे। उत्तर प्रदेश के बारे में डाला, कितने लोगों को 1% भी लोगों को नहीं मिला वहां पर, 1 या 2%। अच्छा, सरकार खुद बता देना, चलिए आपने इतने घर बनाकर दिए हैं पूरे देश में, प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना में आपने कितने दिए मुसलमानों को, सरकार बता दे, मैं चैलेंज कर रहा हूं, डेटा दे दे, मालूम हो जाएगा। अच्छा, अगर आप घर दे भी रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप बुलडोजर चलाएंगे बगैर ड्यू प्रोसेस फॉलो करें। वो मस्जिद के इमाम को मार दिया गया, वो एक्यूज को क्या हुआ, आपने उनके क्या किया? मैं ये कह रहा हूं कि बुलडोजर से इंसाफ नहीं होता, बुलडोजर से अमन नहीं होता। वक्तिया तौर पर बुलडोजर से अगर आप अमन कर भी रहे हैं तो वो कब्रिस्तान का सन्नाटा है। अमन उस वक्त होगा जब इंसाफ करेंगे आप। इंसाफ कब होगा? जब संविधान से आप चलेंगे। आप हर चीज को इलाज कर देंगे। कोई प्रदेश का होम मिनिस्टर इलाज करने की बात करता है, आप 750 घरों को तोड़ देंगे। हाईकोर्ट ने क्या कहा? एथनिक क्लेंसिंग कह दिया उसको, सुमोटो लेकर।
ये आपका इलाज है, ये आपका इंसाफ है, ये आपका संविधान से मोहब्बत है। संविधान की जब आप बात करते हैं ओवैसी साहब, संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में ही सही यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र है, समान नागरिक संहिता का। सरकार उसे बिल के पेश में लाने की पहल करती दिखाई देती है तो आप कहते हैं अरे मुसलमानों को बर्बाद कर दिया जाएगा, ये एक और तरीका है मुसलमान को दबाने का। ये तो संविधान में है। तो आपने अच्छा सवाल किया। संविधान में आर्टिकल 311 भी है। नरेंद्र मोदी की सरकार और रेलवे मिनिस्टर जनाब अश्विनी साहब को 311 का इस्तेमाल करते हुए उस वर्दी पोस्ट आतंकवादी को आप नौकरी से निकालिए, सस्पेंशन नहीं, डिसमिस करिए उसको। आप आर्टिकल 311 को इस्तेमाल करते हुए आप मणिपुर में जो वीडियो निकला, जो पुलिस के लोगों ने उन महिलाओं को जो अपनी कस्टडी से उन दंगाइयों के, उन आतंकवादियों के हवाले कर दिया, जिन्होंने उनको कपड़े उतारकर उनसे बदतमीजी की, उनकी अस्मतरेजी की, आप उन पुलिस वालों को आर्टिकल 311 में डिसमिस करिए। आप नहीं करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड का आपका सवाल है। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि आज भारत में 8 करोड़ 75 लाख हिंदू हाउस होल्ड को 3065 करोड़ का टैक्स डिडक्शन मिला। जब यूसीसी आएगा तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली टैक्स रिबेट को खत्म करेंगे नरेंद्र मोदी। क्या नरेंद्र मोदी जो कल्चरल प्रोटेक्शन ट्राइब्स को दिया गया उसको खत्म करेंगे? और जहां तक मुसलमानों का सवाल है, मैं ये कह रहा हूं कि मुझे फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, आर्टिकल 25 में, 26 का कल्चर का प्रोटेक्शन है, 29 में है। मेरे को आप मेरे मजहब के उमूर में मदाखलत नहीं कर सकते। और याद रखिए कि सेमनेस का मतलब इक्वालिटी नहीं है। मैं अपनी मोरालिटी आप पर इंपोज नहीं कर सकता हूं, आप अपनी मोरालिटी मुझ पर इंपोज नहीं कर सकते। भारत एक गुलदस्ता है, भारत एक मोजाइक है। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, फिर बुलडोजर चलाते हैं बगैर ड्यू प्रोसेस के। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बीजेपी बात करती है और धर्म परिवर्तन पे कानून बनाते हैं आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, गुजरात में कोई मुसलमान या कोई हिंदू डिस्टर्ब एरियाज एक्ट में अपना घर नहीं बेचता। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश में ना आप ना मैं एग्रीकल्चर लैंड को खरीद सकते हैं। तो इतने कई मिसालें आपके सामने दे रहा हूं। अच्छा, आप अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करेंगे तो हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एक्ट, ये सब खत्म करना पड़ेगा। आप खत्म करेंगे इनको? अच्छा, फिर बोलते हैं नहीं आप लोग 4 शादियां करते हैं। नहीं, मैं मुकम्मल कर दीजिए। बीजेपी कहती है कि 4 शादी करते हैं। अरे भैया, गवर्नमेंट का डेटा है 2019 का, 0.6 का फर्क है मुसलमान और हिंदू में, 2 शादियों का। सबसे ज्यादा ट्राइबल्स में है, क्रिश्चियंस में है। अब मैं बता रहा हूं कि अगर मुसलमान दूसरी शादी करता है तो उसकी वाइफ है, सर मुकम्मल करिए, उसकी वाइफ है, वो मिस्ट्रेस नहीं है। और अगर कोई हिंदू करता है तो मिस्ट्रेस बनती है। मुसलमानों में उस सेकंड वाइफ को मेंटेनेंस मिलता है और एक अलग घर मिलता है रहने के लिए। अरे आप इन चीजों पर अगर आप पढ़ रहे हैं तो भैया आप इसको देख लीजिए। आपसे मणिपुर संभल नहीं रहा है। आपने एक बयान दे दिया अमित शाह ने कि ट्राइबल लोग म्यांमार से आए। आप ही का एमपी का राज्यसभा में खड़े होकर कहता है कि हम म्यांमार से नहीं है। आसाम में कितने ट्राइब्स हैं? अच्छा, और एक बात सुनिए, भारत में 1.5 करोड़ तो नॉर्थ ईस्ट में ट्राइबल हैं, 9.5 करोड़ तो पूरे देश में है नॉर्थ ईस्ट को छोड़कर। जो आदिलाबाद का ट्राइबल है गोंड, उसका कोई ताल्लुक नहीं है राजस्थान के ट्राइबल से, उनका कल्चर अलग है। आप क्या करने जा रहे हैं? आप तो 2 करोड़ नौकरियों का वादा किए थे जो झूठा साबित हुआ। ओवैसी साहब, आपने बड़े-बड़े वादे किए थे। ओवैसी साहब, आप बेहतरीन वक्ता के साथ साथ बेहतरीन वकील भी हैं। कानूनी दलीलों में आपसे 20 पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पर जो आपने यूनिफॉर्मिटी का मतलब या यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब सेमनेस नहीं होता है, तो सिविल कोड तो अलग, पर क्रिमिनल कोड फिर तो इस्लाम धर्म के हिसाब से चोरी हो जाए तो हाथ कटवाने चाहिए, कोड़े लगें, झूठ बोला जाए, तो फिर वो कानून भी फॉलो करिए ना, वहां सेमनेस भी मत लाइए। अच्छा, चलिए सर, मैं तैयार हूं इसके लिए। आप बोल दीजिए सरकार को बनाएं, आप बोलिए सरकार को
बनाएंगे? अरे आप तो सिविल कोर्ट में आप तैयार नहीं, आप क्रिमिनल कोर्ट इस्लाम के शरिया के मुताबिक लाना चलाइए ना, कौन रोक रहा है आपको? आपका 300 एमपी हैं। मैं आपसे अदबन गुजारिश कर रहा हूं कि एक अहमक है, बेहूदे किस्म का आदमी ने एक वीडियो बनाया और उस अहमक के ऊपर उत्तर प्रदेश में एक एंट्रेंस एग्जाम में गड़बड़ का केस उस पर पड़ गया। सर आप बताइए कि क्रिमिनल प्रोसीजर में अगर कोई किसी की हत्या करता है, जैसा वो इंस्टीट्यूट के एक आदमी पर केस बुक हो गया, तो उसके खिलाफ केस कौन लड़ेगा? सरकार लड़ेगी ना। यह सिविल मैटर है, उसमें तो सरकार का जरूरी है रहना, चाहे मर्डर हो, चाहे अटेम्प्ट टू मर्डर हो, चाहे असॉल्ट हो या रेप हो, यह तो सरकार को लड़ना पड़ेगा। अब इसमें मिसाल देते हैं मुसलमान तैयार है क्या? अच्छा चलिए बनाइए, बहस कराइए, आप करेंगे? समझते नहीं है इस बात को। ये और भरोसे की, मैं समझ रहा हूं आप क्या कह रहे हैं, भरोसे की कमी है कहीं ना कहीं। मुझे एक ब्रेक लेना है, पर भरोसे की जब बात आती है, अब ये ज्ञानवापी को लेकर एक और बवाल हो रहा है और योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो कहते हैं वहां पर तो देवी देवताओं की तस्वीरें मिली हैं, कृतियां मिली हैं। इन मसलों को, जो ये धार्मिक मसले हैं, क्या आपस में बैठकर समझाया, सुलझाया, निपटाया नहीं जा सकता? अच्छा अब आप सुनिए, मथुरा की जो ईदगाह का मसला है, 1960 में मुसलमानों ने और हिंदू पक्ष ने बैठकर तस्वीर करके कोर्ट से एग्रीमेंट हुआ, कोर्ट की मौजूदगी में मुसलमानों ने अपनी जमीन दे दी वहां पर कृष्ण जन्मस्थान के परनाले बनाने के लिए। एक्सचेंज ऑफ लैंड हुआ है, मुसलमान दिए, एग्रीमेंट हो गया। अब आप मेरे को बताइए कि आज 60 साल के बाद आप कोर्ट को जाते हैं, तो जो मेरा और आपका जो 60 साल पुराना एग्रीमेंट है, बोलते हैं हम नहीं मानेंगे। अब रहा सवाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का हालिया बयान, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला रिजर्व्ड है, आने वाला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि उस बिल्डिंग की इमारत पुकार पुकार कर कह रही है। आपने कहा कि बैठकर बातचीत क्यों नहीं कर लेते? इसीलिए तो पार्लियामेंट में 91 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया गया कि बाबरी मस्जिद को छोड़कर 15 अगस्त 1947 को चाहे मंदिर थी या मस्जिद थी, गुरुद्वारा था, बौद्ध मजहब का स्तूपा था या ईसाइयों का गिरजाघर था, उसमें उसका रिलीजियस कैरेक्टर चेंज नहीं किया जाएगा। अब आप बताइए फिर और क्या किया जा सकता है इसमें? सबसे बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री का तो काम यह है कि वो किसी की तरफदारी ना करें, वो कानून और संविधान की हिफाजत करें, उस पर बात करें। और फिर नरेंद्र मोदी ने इतना बड़ा काशी का मंदिर बनाया, तो क्या नरेंद्र मोदी भूल गए इसको? या फिर योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी में ताल्लुकात अभी ठंडे पड़ चुके हैं कि वो समझ रहे हैं कि भैया अब 24 के बाद तो मेरा नंबर है, इसलिए मुझे अपने आप को और हिंदू हृदय सम्राट का बड़ा लीडर बनना है मोदी के साथ। आपने अब राजनीतिक नैरेटिव छेड़ दिया है ओवैसी साहब, अब आपने राजनीतिक नैरेटिव जो छेड़ दिया है। हम बात कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी से। ओवैसी साहब, अब राजनीति में खेमे आ गए हैं, एक तरफ एनडीए, एक तरफ इंडिया। आप कहां हैं? आपकी पॉलिटिक्स क्या है? नहीं, एक तरफ दुकानदार है, एक तरफ चौकीदार है। मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा था कि ये दुकानदार और चौकीदार में एक सेटिंग है, और वो सेटिंग ये है कि भैया जब आप राज करेंगे तो हम कुछ और करेंगे, जब वो राज करेंगे तो हम कुछ और करेंगे। अरे आप बताइए कि आपका कमिटमेंट क्या है? एक मिसाल देता हूं आपको, इनको, आपके दर्शकों को ये बात मेरी समझ में आ जाएगी। 2019 में अमित शाह ने एज अ होम मिनिस्टर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का और उसको ड्रैकोनियन बनाने के लिए, जालिमाना बनाने के लिए अमेंडमेंट लेकर आया। किसने उसकी सपोर्ट किया? लोकसभा में, राज्यसभा में कांग्रेस ने। और उसका नतीजा यह निकला कि 83 बरस का बूढ़ा जिसको सिपर नहीं दिया गया,
जो कह रहा था कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं जेल से बाहर निकलूं, जेल में यूएपीए के कानून में मौत के आगोश में चला गया। तिहाड़ जेल में आज जो लोग 1000 दिन से कई जो जेल में हैं, यूएपीए के कानून में क्यों आपने सपोर्ट किया बीजेपी को? आज आप बताइए फिर आपका क्या कमिटमेंट है? मैं फिर से कह रहा हूं, कमलनाथ का क्या कमिटमेंट है? आपकी पार्टी के वो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं, प्रोस्पेक्टिव चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हैं, वो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र। आपका क्या कमिटमेंट अब है? सरकार ने आज ही के दिन एक मिनट, हाँ प्लीज पूरा कीजिए। हाँ, एक तरफ बीजेपी है जो नरेंद्र मोदी ने भारत की राजनीति से मुसलमानों को गायब कर दिया, इनविजिबलाइज कर दिया, कोई है ही नहीं, ना उनकी बात करते हैं, ना उनके बारे में, सिर्फ पसमानदा कहते हैं। क्यों कहते हैं पसमानदा नरेंद्र मोदी? क्योंकि अमेरिका को यह पैगाम दिया जाए कि देखो हम मुसलमानों को मार्जिनलाइज नहीं कर रहे हैं। मैं जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूं कि आज जो भारत में मुसलमानों का पोजीशन है वो 1933 के उस वक्त के हिटलर के जर्मनी की तरह है। अब सिर्फ क्रिस्टालनाट का मूवमेंट होना बाकी है। यह हाल हो चुका है। और यह सब की सब क्या है कि चाहे दुकानदार हो, चौकीदार हो, इन सब को फिक्र है कि कैसे मैं मेजॉरिटी हिंदू भाई बहनों का वोट हासिल करूं, और उसी की लड़ाई हो रही है। और उस लड़ाई में खैमियाजा कौन भुगत रहा है? देश भुगत रहा है। मुसलमान तो है, देश भुगत रहा है। एक टेम्पलेट बन चुका है कि ये इस किस्म की राजनीति होगी। बताइए, अगर कल के दिन एनडीए नहीं भी रहेगी तो टेम्पलेट तो वही रहेगा ना, टेम्पलेट तो वही रहेगा। अरे कोई मुसलमान का नाम लेने से डरते हैं? बताइए किसने कहा मुसलमानों का नाम? कल इतनी बड़ी बड़ी डिबेट हुई पार्लियामेंट में 3 दिन मुसलमान आप जो कह रहे हैं ओवैसी साहब बलि का बकरा बन रहा है, आप भी बलि का बकरा बन रहे हैं या दरअसल आप बीजेपी को फायदा उठाते हैं? बहुत से लोग यह आरोप लगाते हैं कि आप के चंद्रशेखर राव जी इंडिया का हिस्सा नहीं है, अपनी राजनीतिक राह तलाश रहे हैं, पर उस राह तलाशने में बीजेपी का फायदा कर देते हैं। आप दरअसल बीजेपी की बी टीम है। सर देखिए ना, मैं बहुत तंग आ चुका हूं इस सवाल का जवाब देते देते। मैं उन लोगों से कहना चाह रहा हूं कि तुम भाड़ में जाओ, मुझे तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जब तुमको मेरी जरूरत थी तो तुम मेरे पैर चाटते थे 2004 से 2012 तक। जब मनमोहन सिंह की सरकार को न्यूक्लियर डील की नो कॉन्फिडेंस मोशन में किसने साथ दिया? सऊद्दीन ओवैसी ने दिया। वो कम्युनिस्ट पार्टीज बीजेपी से मिल गए जब इनको याद नहीं आया। जगन मोहन रेड्डी जेल में थे, प्रणब मुखर्जी का प्रेसिडेंट का इलेक्शन था, तो किसने मुझसे कहा था जाके आपका दोस्त है जगन, उसको समझाओ? 4 घंटे जेल में बैठकर मुझे जगन को समझाना पड़ा। तब जाकर प्रणब मुखर्जी जब हैदराबाद आए तो जगन की मदर से मिले। आज आप कहते हैं कि केसीआर, हां केसीआर इसलिए कि 9 साल में कोई कम्युनल राइट नहीं हुआ तेलंगाना में। चंद्रशेखर राव को नहीं बुलाते आप। यानी ये दुकानदारी आप चला रहे हैं कि जो आपकी गुलामी को कबूल करेगा उसको आप सर्टिफिकेट दे देते हैं। और एक तरफ है बीजेपी, एक ही बस एंटी नेशनल है, इनको देश में मोहब्बत नहीं है। अरे भाई, बीजेपी से यह क्यों नहीं पूछा जाता कि भैया कुलभूषण जाधव को 56 इंच का सीना विश्वगुरु प्रधानमंत्री कहते नहीं ला पाए कुलभूषण जाधव को? खतर जाते हैं। 8 हमारे नेवी के लोग जेल में पड़े हुए हैं, उनके बारे में नहीं बात होती। प्रधानमंत्री अपनी जबान से कंडेम नहीं करते मॉब लिंचिंग को। यह जो ट्रेन की हत्या हुई, मणिपुर में इतने हथियार लूटे गए, 300 चर्चेस जला दिए गए। मॉब लिंचिंग की जो बात है, मैं एक इंटरप्शन कर रहा हूं ओवैसी साहब, नहीं एक इंटरप्शन जरूरी हो जाती है। आपने प्रधानमंत्री का कहा कि मॉब लिंचिंग को वो कंडेम नहीं करते। 2016 से अब तक के मैं बहुत सारे बयान मेरे पास हैं, आपके पास भी होंगे, कि जो ये तथाकथित गौ रक्षक बने घूमते हैं, इनमें से 70-80% का गौ रक्षा से कोई लेना देना नहीं। ये लंपट किस्म के आदमी हैं, ये असामाजिक तत्व हैं। इस तरह की कड़ी बातें प्रधानमंत्री ने कही हैं। देखिए, प्रधानमंत्री ने कही है, वो हैदराबाद में उन्हें कहा था कि मुझे मारो, और हरियाणा की सरकार उनको लाइसेंस देती है वेपन रखने के लिए। हरियाणा की सरकार। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है?
मैं आपको दो मिसालें दे रहा हूं जो एक महीना पहले महाराष्ट्र में हुई हैं। अफान अंसारी, लुकमान अंसारी, दोनों पसमानदा मुसलमान हैं, उनको उतारकर उनकी हत्या कर दी गई। क्या हो रहा है उस पर बताइए। आप बोलेंगे प्रधानमंत्री, कंडेम करेंगे। आप ही की सरकार है ना महाराष्ट्र में, मेरी सरकार तो नहीं है। हरियाणा में आपकी सरकार है। अच्छा, राजस्थान में सर आप देखिए, वहां पर जुनैद और नसीर को जिंदा जला दिया गया, तो कंपनसेशन में भी डिस्क्रिमिनेशन है। कन्हैया लाल के मर्डर की मैंने ओपन कंडेम किया था, उसको 55 लाख दिए गए, इन लोगों को सिर्फ 5 लाख। क्या इंसान की जान की कीमत इस तरह की जाती है कि कोई हिंदू है तो उसकी कीमत ये, कोई मुसलमान है तो कम है? जान गई ना, इंसान को मारा गया है। कहां गया इंसानियत, कहां गया हमारे संविधान का लिबर्टी ऑफ कॉन्शियस, जमीर की बात संविधान करता है। इंसानियत पर भी मैं आता हूं। और जो वो बी टीम वाला सवाल बहुत लोगों ने पूछा, आपने सही टोका भी मुझे, पर मैं थोड़ा सा इसे पलटकर अलग अंदाज में पूछता हूं। आप तल्ख टिप्पणियां करते हैं, तंज कसते हैं सरकार पर, नकेल भी खींचते हैं। 11 सवाल कल आपने लोकसभा में पूछे भी सरकार से। सरकार से अगर संजय सिंह कुछ पूछ लें, रिंकू सिंह कुछ पूछ लें, डेरेक ओब्रायन या अधीर रंजन चौधरी, उनको निलंबित कर दिया जाता है, सस्पेंडेड। पर असदुद्दीन अवैसी बने रहते हैं। ये प्यार दुलार स्नेह, ये पर्दे के पीछे क्या हो रहा है? एक काम करिए ना सर, अगर आप तमाम के कलेक्टिव कॉन्शियस को सेटिस्फैक्शन मिलता है तो असदुद्दीन ओवैसी को पार्लियामेंट के सामने सूली पर चढ़ा दीजिए, किस्सा खत्म हो जाएगा। अब पार्लियामेंट के अंदर अगर हम भाषण दे रहे हैं, रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, और हमारे सिर्फ 2 एमपीज हैं, उस पर भी हम पर जिम्मेदारी है। और जो बोल नहीं पाते, जो पार्लियामेंट के रूल्स को फॉलो नहीं करते, और नरेंद्र मोदी जैसे चालाक और क्या बोला, स्टबन और डिक्टेटोरियल टाइप के आदमी के सामने आप कानून तोड़ रहे हैं, तो फिर आप उनको मौका दे रहे हैं। अब उसकी जिम्मेदारी मेरी है। मैं तो स्पीकर साहब की ऑल पार्टी मीटिंग में कहा था कि आप मणिपुर पे फौरन डिबेट करवाइए, प्रधानमंत्री के बगैर करवाइए, और हम कहेंगे प्रधानमंत्री भाग गए। इन तमाम लोगों ने, ये सो कॉल INDIA वालों ने कहा कि नहीं, प्रधानमंत्री आना चाहिए। दिल्ली का बिल आया तो सब एक हो गए। यानी डेटा प्रोटेक्शन बिल, जिससे सर्वेलेंस होगा आप पर और हम पर, आपने उस पर बहस नहीं की। एनवायरमेंट का बिल आया, आपने गैप सरकार को दे दिया वॉकओवर। बायोडाइवर्सिटी का बिल आया, आपने वॉकओवर दे दिया। मगर दिल्ली का बिल, अरे यही तो मैं कह रहा था कि INDIA वाले लूडो खेल रहे हो, नरेंद्र मोदी चेस खेल रहा है। अब ये कैसा सवाल आपका आप है कि पार्लियामेंट INDIA वालों के साथ, INDIA वालों के साथ कभी नहीं जाएंगे? सर देखिए, अगर आप ये मुझसे नहीं, अगर कोई भी मुझसे कहेगा कि तुम अपनी इज्जत का सौदा करके गुलामी करो और हाथ बन के हमारी चौखट पर आकर खड़े हो जाओ, तो सर मैं जिंदगी भर खड़े होकर लड़कर मर जाना पसंद करूंगा। घुटने टिकाकर जीना मुझे पसंद नहीं है। और ये लोग INDIA में दिक्कत आपको राहुल गांधी से है या नीतीश कुमार, शरद पवार, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, इनसे भी दिक्कत है? सर एक बात हमको समझ में आज तक नहीं आई कि जिनके जिस्मों पर इतने दाग हैं, आज वो सेक्युलर कैसे हो गए? नीतीश कुमार गोधरा रेलवे मिनिस्टर, पहले मुख्यमंत्री बने बिहार के बीजेपी के सपोर्ट से, फिर 2019 में नरेंद्र मोदी को वोट दो कहा, छोड़ दिया, फिर सेक्युलर हो गए। केजरीवाल वो तो पूरे सॉफ्ट नहीं बल्कि रियल हिंदुत्व की बात करते हैं। एक डार्कर शेड ऑफ हिंदुत्व है, एक थोड़ा लाइटर शेड ऑफ हिंदुत्व है। शरद पवार साहिब, उनके अजीत पवार तो फडणवीस से सरकार बना लिए थे, उनकी पार्टी के एमएलएस भाग गए, पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे, मगर शरद पवार साहब पुणे में प्रधानमंत्री के साथ बैठकर अवार्ड फंक्शन में बैठेंगे। अरे आखिर क्या आप हमको क्या पागल समझ रहे हैं? और इनको तकलीफ ये होती है कि ये क्यों बोलता है सब ये।
भाई साहब, अल्लाह ने हमको दिमाग दिया है, जबान दी है बोलने के लिए। तुमको पसंद होंगे खव्वाल पार्टी, तुमको गुलाम पसंद होंगे। मुझे नाइंसाफी दिख रही है तो बोल रहा हूं ना मैं। यूपीए के टाइम पर भी जब चिदम्बरम ने यूएपीए का कानून लाया, मैं वाहिद आदमी था यूएपी में जो उसका अपोज किया और वोटिंग में वोट दिया था खिलाफ उसके। मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं। सच्चाई कड़वी भी होती है, उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। असदुद्दीन ओवैसी, तो आप बीच मझधार में, आप ना इस खेमे के ना उस खेमे के रहेंगे। सत्ता में आए बिना जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं, जो एजेंट ऑफ चेंज आप बनना चाहते हैं, कैसे बनेंगे? कैसे उत्थान कर पाएंगे मुस्लिम समाज का? देखिए, हम सत्ता में नहीं है तेलंगाना में, 7 हमारे एमएलएज हैं और हमने माइनॉरिटीज दलितों के लिए बहुत कुछ सरकार से काम करवाया है। ये जो आर्ग्यूमेंट दिया जाता है ना कि सत्ता सत्ता, अरे भाई सत्ता, मगर मुझे सत्ता से मोहब्बत होती तो मैं सब करता ही नहीं ना। मैं जाकर इनके गोद में बैठ जाता इन लोगों के और आराम से हैदराबाद में बैठे रहता। अगर आज मैं फिर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, जुस्तजू कर रहा हूं, तो मेरे दिल में एक तकलीफ है और मेरा मानना यह है कि जब तक अल्लाह मुझे सेहत से रखेगा मैं कोशिश करता रहूंगा। यह सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं मैं, ये इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा हूं, हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उसकी लड़ाई लड़ रहा हूं। अगर सत्ता की मुझे हवस होती तो मैं इनके साथ बैठ जाता, आंखें बंद कर लेके, अपने सर को झुकाकर, कि कभी ना कभी मुझे कुछ मिलेगा तो मैं बिरयानी खा लूंगा और अपने मजे उठा लूंगा। यही तो हम कह रहे हैं कि भाई जितने आप आजादी के बाद से देख लीजिए, सबको सत्ता मिली, मुसलमानों को क्या मिला बताइए? लॉलीपॉप मिला, सिर्फ जेल मिला, कम्युनल राइट्स मिले और उसके बाद इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट मिलती है। अब यहां पर आखिरी सवाल, आज ही अमित शाह ने, गृह मंत्री ने लोकसभा में भारतीय सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 पेश किया है। इसमें खबर यह भी आ रही है, और आप वकील हैं, आप मुझसे बेहतर समझेंगे इस बात को और जानते होंगे, इसमें सेडिशन, राजद्रोह कानून के जो प्रावधान थे उनमें से भी बहुत कुछ हटाए जाएंगे। आप इस बात को लेकर बहुत मुखर रहे हैं कि यह कानून भी मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल होता है, इसे वेलकम करेंगे या आप जो सर हिला रहे हैं इसमें भी खेल है? देखिए, आज से 1.5 या 2 साल पहले भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई थी या कमीशन बनाया था, जिसमें एक जज थे, इसी के ऊपर अमेंडमेंट ऑफ सीआरपीसी और आईपीसी को। हमने एक पूरा उनको एक मेमोरेंडम बना कर दिया था, मेरे पास अभी नहीं है, मुझे याद नहीं आ रहा है। मगर आज जो सेडेशन की आप बात कर रहे हैं, अगर मैं गलत ना कहूं, सेक्शन 150 एक नया उसमें है, कोई फर्क नहीं है, सेडेशन दोनों है, वही उसमें प्रावधान है, वही सेडेशन है। आपने सेडेशन नाम हटा दिया, मगर पूरे उसके क्लॉजेस तो वही हैं, पूरे वर्ड्स वही हैं उसके, वो 150 देख लीजिए आप। आखिरी सवाल, जिस बराबरी की, जिस अधिकार की आप लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान तो वो हमें देता है, असल में जमीनी हकीकत में कब तब्दील होगा कि हिंदू मुसलमान ये खत्म हो जाए, हम एक दूसरे को देशवासी के तौर पर देखें? सर, ये उसी वक्त खत्म होगा जब तमाम सियासी नेता, पॉलिटिकल पार्टीज रूल ऑफ लॉ को फॉलो करेंगे। रूल ऑफ लॉ फॉलो नहीं किया जाता। आप जब सत्ता में नहीं रहते तो आपको सेकुलरिज्म याद आता, जब आप सत्ता में आ जाते तो आप यूएपीए का कानून बना देते। तो जब तक रूल ऑफ लॉ फॉलो नहीं होगा, जब तक आपको देश से मोहब्बत पैदा नहीं होगी, अगर आप राजनीति सिर्फ एक ही समुदाय के वोट को हासिल करने की लड़ेंगे ताकि आपको सत्ता मिल जाए, तो ना दलित का फायदा होगा, ना आदिवासी का फायदा होगा, ना 20 करोड़ मुसलमानों का फायदा होगा। ये आपको देखना पड़ेगा, जो सत्ता में आना चाहते हैं। अगर आपको देश से मोहब्बत है तो आप अपनी अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स को छोड़िए। अगर आपको भारत से मोहब्बत है तो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को छोड़िए और कॉन्स्टिट्यूशन को इन टोटल अप्लाई करिए। आप अप्लाई नहीं करते, भाषण जरूर दे देते हैं, मगर कपड़े देख कर ओवैसी साहब, till that happens, you will continue to be a lone ranger.
नहीं नहीं सर, मैं इस लड़ाई में अकेला नहीं हूं। मेरे साथ बहुत से बड़े लोग, छोटे लोग, महिला और खास तौर से युवा पीढ़ी साथ है, जो भारत में कल उनका मुस्तकबिल होने वाला है। और आपको और मुझे इस दुनिया से जाना पड़ेगा। आपको भी ये ख्वाहिश होगी कि आप और मैं जब इस दुनिया से छोड़कर जाएंगे तो हमारे दिल में एक तिश्नगी ना रहे कि यार मुझे करना चाहिए था, मेरी जिम्मेदारी है, मैं वही काम कर रहा हूं। हो सकता है कि मेरी जिंदगी में फायदा ना हो, मैं इस जमीन की गिजा बनूंगा, मेरी खबर बन जाएगी, मगर कल कोई मेरी खबर पर आकर यह तो नहीं कहेगा कि ओवैसी ने हमारे लिए लड़ा नहीं। इतना तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि हां, मैं लड़ना मेरा काम है, मैं लड़ता रहूंगा, मेरी जिंदगी में फायदा हो ना हो, मगर मुझे यकीन है कि जिस मुकाम पर आज मैं बैठा हुआ हूं वो अल्लाह की तरफ से दी हुई एक अमानत है। मुझे कल मरकर अल्लाह को जवाब देना है, तो कम से कम ये तो मैं कह सकता हूं, मैं बहुत गुनाहगार हूं, कि इतना तो कह सकता हूं कि या अल्लाह, तूने मुझे जो मुकाम दिया, मैंने कोशिश की, मैंने उस मुकाम का सौदा नहीं किया। इतना तो मैं बोल सकता हूं, और कोशिश करते रहेंगे। देखिए, दुनिया में कामयाबी मिले ना मिले, वो हशर के मैदान में कोई शर्मिंदगी ना हो, मुझे उसका डर होता है बस। तो ये असदुद्दीन ओवैसी की गारंटी है। आजकल गारंटी का भी सीजन चल रहा है। आपने वक्त दिया, हमारे हर सवाल का जवाब दिया। असदुद्दीन ओवैसी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।